जब आपकी जो कंपनी है, दैट मीन्स यू आर द कंपनी ऑफ अ बाइंग कंपनी, सपोज जब क्रेता कंपनी विक्रेता की सारी व्यवसाय, चाहे उसमें संपत्तियां हैं या दायित्व हैं, एसेट्स हैं, चाहे लायबिलिटीज़ हैं, अथवा विक्रेता के व्यवसाय की समस्त संपत्तियां खरीद लेती है, ठीक है, सारी संपत्तियां खरीद ली, एसेट्स खरीद लिए, तो इस अवस्था में स्पष्ट सूचना के अभाव में मान लिया जाता है, अगर ये कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दे रखा है कि उसने सारी एसेट्स ली हैं या कुछ लायबिलिटीज़ लिए हैं या सारी की सारी लायबिलिटीज़ ली हैं, तो अगर ऐसी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने विक्रेता के व्यवसाय के कैश और बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और गुडविल को भी क्रय कर लिया है। दैट मीन्स कंप्लीटली सारी की सारी एसेट्स को उसने परचेज कर लिया है। फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि मूल्यहीन संपत्तियां होती हैं, इसलिए आज उन्हें क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों में शामिल नहीं माना जाना चाहिए। फिक्टिशियस एसेट्स को संपत्तियों में क्रय किया गया नहीं माना जाएगा, परंतु क्रय की गई संपत्तियों में जो आपने एसेट्स खरीदी हैं उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्जित आय, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स और क्रय किए गए, परचेज किए गए लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, लोन, बिल्स पेबल या ट्रेड क्रेडिटर को क्रय किया हुआ माना जाएगा। तो कौन कौन से आइटम्स हैं यहाँ पर मेंशन कर दी है कि जो आपकी परचेज की गई संपत्तियों में आपके ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो सब मान लिए जाए, और देनदारों में भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और जो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स उनको क्रय किया मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर विक्रेता के देनदारों को खरीदने के पश्चात, दैट मीन्स कि विक्रेता के जो सेलिंग कंपनी है उसके देनदार को खरीदने के बाद भी अगर विक्रेता के देनदारों से धन मतलब रिसीवेबल है, धन वसूल करने का अधिकार क्रेता कंपनी का ही होगा। ऑब्वियस है ये होगा भी, क्योंकि उसने उसके डेटर्स को भी खरीद लिया है, तो आफ्टर सम टाइम इफ डेटर पे सम अमाउंट, तो लायबिलिटी किसको रिसीव होगा, वो क्रेता कंपनी को। क्यों होगा क्रेता कंपनी को? क्योंकि उसने उसके डेटर्स को खरीद लिया है। अब डेटर से जो भी लाभ या हानि होती है वो क्रेता कंपनी, यानी कि जो कंपनी परचेज कर रही है बिजनेस को, उसी कंपनी के लिए होगी। इसी तरह से विक्रेता के जो सेलर कंपनी है उसके बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड व्यापारिक लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व भी क्रेता कंपनी का ही होगा, क्योंकि क्रेता कंपनी ने, खरीदने वाली कंपनी ने लायबिलिटीज़ भी परचेज कर ली हैं, तो सारी की सारी पेमेंट करने का अधिकार भी, दायित्व भी खरीदने वाली कंपनी को ही होगा। तो समस्त व्यवसाय को खरीदने की बजाय कंपनी क्या करती है, कुछ संपत्तियां तथा कुछ दायित्व या केवल कुछ संपत्तियां भी खरीद सकती है। अगर कंपनी देखती है कि इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा और इस कंपनी की जिसका मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि लायबिलिटीज़ को नहीं लेगा, या फिर कुछ ही लायबिलिटीज़ को ले सकता है, सारी लायबिलिटीज़ को नहीं लेगा। इसी तरह वो एसेट्स में भी कुछ एसेट्स को ले सकता है जबकि सारी एसेट्स को वो नहीं लेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई हैं, कितने मूल्य पर खरीदी गई हैं, ये क्रेता कंपनी और व्यवसाय विक्रेता के मध्य एक एग्रीमेंट होगा, उसी पर निर्भर करता है। तो स्वामियों की जो पूंजी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व है, अनरिटर्न जो आपकी अपलिखित ना हुई हानियां हैं, लॉसेस हैं, व्ययों की राशि क्रय नहीं की जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप परचेज नहीं कर सकते, कि कैपिटल नहीं ले सकते जो व्यवसाय का स्वामी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को नहीं ले सकते, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का जो रिजर्व है, जो हानियां हैं जो कि रिटर्न ऑफ नहीं हुई हैं, या व्ययों की राशि, इनको आप क्रय नहीं कर सकते। परंतु इसमें भी परंतु है कि अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो दायित्व हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ के लिए आयोजन एवं प्रोविजन दायित्व क्रय किए माने जाएंगे। अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन द केस ऑफ लायबिलिटी प्रोविजन, ठीक है, आयोजन एवं संदिग्ध दायित्व जो है वो क्रय करे ही माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्यवसाय क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सारा का सारा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है।